हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। भाभी के साथ होटल खाना खाने गई, लेकिन जब वापस लौटी तो मोहल्ले की औरतों ने इल्जाम लगा दिया कि ये किसी लड़के के साथ थी। पांव तले से जमीन जब निकली, जब भाभी ने भी मना कर दिया कि मैं उनके साथ नहीं थी। सब फैसले के लिए मुझे मोहल्ले की दाई के पास ले गए तो उसने मेरे हाथ में नमक दिया और बोली, इसे अपनी भाभी को खिला दे। लेकिन ये सुनते भाभी डर गई, मना करने लगी, लेकिन मैंने उन्हें जैसे ही खिलाया मुझ पर आसमान टूट पड़ा कि भाभी तो। मेरा नाम निमरा है। मेरा ताल्लुक गिलगित से है। हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 2 ही भाई। बड़ी बहन ने एमए इकनॉमिक्स किया। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, लेकिन मेरे वालिद जो कि खुद भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें खुद बहुत शौक़ था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। वो हमें भी यही कहते थे कि मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज़िंदगी में ऐसा कुछ करो कि ज़माना तुम पर फ़ख्र करे। हम दोनों बहनें बहुत मेहनत कर रही थीं। हमारा एक भाई हमसे बड़ा था और दूसरा छोटा था। बड़े भाई ने एमए के बाद अपना काम शुरू कर लिया था। घर के अखराजात और हम लोगों के तालीमी अखराजात का बोझ उठाना अब अकेले अब्बा के बस की बात नहीं थी, इसलिए भाई अब अब्बा के साथ घर की जिम्मेदारियां निभाने लगा। मेरी बहन के पेपर्स ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मेरी अम्मा के दूर की एक रिश्तेदार अपने बेटे के लिए उनका हाथ मांगने पहुंच गए। मेरी बहन और मैं दोनों ही खूबसूरत थीं। हमें देखकर अक्सर लोग कहते थे कि लगता है कि आपके वालिदैन कश्मीर से हैं, जबकि गिलगित तो कुछ अरसा पहले ही हम लोग शिफ्ट हुए थे। ये इलाका भी कुछ कम खूबसूरत नहीं था और लोग भी इस इलाके की तरह ही प्यारे थे। इस वक्त मैं एफए के पेपर्स दे रही थी। जिन दिनों रिश्ता मेरी बहन के लिए आया, अब्बा भी संजीदगी से इनके बारे में सोच रहे थे। भाई को कह के छानबीन भी करवाई। एक दिन मेरी अम्मा की कज़न, जो कब से अम्मा के पीछे पड़ी थी कि मुझे अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता दे दो, फिर से आ गई। इनका बेटा फौज में था और अच्छा खुश शक्ल था। ख़ानदान की एक शादी पर मैंने भी उसे देखा था। अब्बा को पता नहीं क्यों इन लोगों से मिलने जुलने पर एतराज़ था और हमें भी कह रखा था कि दूर रहो इस औरत से। जिस दिन रिश्ते की बात हुई, जब अम्मा ने बताया कि इन लोगों ने रिश्ता मांगा है, तो अब्बा ने फ़ौरन ही इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने दोस्त के बेटे को अपनी बेटी के रिश्ते की हाँ कर चुके हैं। अम्मा रोती रही। 2 दिन उन्होंने अपनी तबीयत सोच सोच कर ख़राब रखी कि उनकी तो चलती नहीं। सारी उम्र उनके शौहर ने अपनी मर्जी की, कभी किसी फैसले में उनकी चलने नहीं दी। लेकिन क्या हो सकता था, अब्बा फैसला कर चुके थे और अब्बा फैसला कर लेते तो किसी की जुर्रत नहीं थी बदल सकता। हम बहन भाइयों ने अम्मा को समझाया कि जो होना है हो चुका है, आप परेशान ना हो। लेकिन मेरी माँ ने साफ कह दिया कि अगर रिश्ता मेरी कज़न के बेटे को नहीं देना तो वो अब्बा के दोस्त को भी नहीं देने देंगी। इस बात पर अम्मा अब्बा का झगड़ा हुआ। अब्बा ने अम्मा को थप्पड़ मार दिया और झगड़ा बढ़ गया। अम्मा रूठ कर मैके चली गईं और कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। बाद में पता चला कि अम्मा अपनी कज़न को जुबान दे चुकी थी और अब जब अब्बा रिश्ता कहीं और दे रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि ख़ानदान वाले उन्हें क्या समझेंगे कि अपने ही घर और बच्चों पर नहीं चलती। सब ने बहुत समझाया कि बैठकर इस मामले को हल करें। अब बच्चे जवान हैं, इस तरह से घर छोड़ देना या लड़ना झगड़ना मुनासिब नहीं। लेकिन ना अब्बा अपनी बात से हटने को तैयार थे और ना इस बार अम्मा समझ रही थीं। इसी लड़ाई झगड़े में एक माह गुजर गया। हम बहन भाई बार बार अम्मा को लेने जाते रहे, लेकिन अम्मा ने कहा कि जब तक मेरी मानी नहीं जाएगी मैं इस घर में नहीं आऊँगी। सारी उम्र अपनी चलाता रहा। तुम लोगों का बाप, इस बार मैं नहीं चलने दूंगी। मेरे मामू ने ये हालात देखे तो एक दिन बहन को साथ लिया और घर आ गए। अब्बा को भी बैठा लिया और कहा कि सब बातें छोड़ो, ये देखो कि हमारी बेटी के लिए ज़्यादा मुनासिब लड़का कौन सा है। अम्मा ने बताया कि उनकी कज़न का बेटा फ़ौज में है, इकलौता बेटा है। इसका घर ज़ाती है और कुछ ज़मीनें भी हैं। बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। हमारी बेटी खुश रहेगी। तब मामू ने अब्बा से पूछा कि इनके दोस्त का बेटा क्या करता है, कैसा लड़का है। अब्बा ने बताया कि इसका अपना कारोबार है और इस लड़के को बचपन से देख रहे हैं। बहुत सादतमंद बच्चा है। मामू ने कहा कि रिश्ते दोनों ही अच्छे हैं। अब मेरा भी एक फ़ैसला है। सब लोग मामू की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम भी इजाज़त देता है कि बेटी की रजामंदी पूछने की।
اور جب رشتہ ڈھونڈا تو آپ لوگوں نے، اور دونوں رشتے آپ کو منظور بھی ہیں، تو فیصلہ بیٹی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اماں خوش ہو گئیں۔ اس وقت اماں کو یہی لگا تھا کہ وہ اپنی ماں کا ساتھ دے گی، اور جلدی سے اندر گئیں اور بیٹی سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے کہا کہ اماں، ابا باہر کی دنیا سے ہم سے زیادہ واقف ہے، انہیں ہم سے زیادہ لوگوں کی پہچان ہے، یہ فیصلہ ابا پر چھوڑ دیں۔ میری ماں وہاں بیٹھ کر ہی رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس دن کے لیے تم لوگوں کو جوان کیا تھا، ماں کے سامنے ہی کھڑے ہو جاؤ۔ ماموں نے اماں کو سمجھایا اور بڑی مشکل سے معاملہ سنبھالا۔ دوسرے دن ابا نے لوگوں کو بلوایا اور میری بہن کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے ارسل سے کر دیا۔ اگلے ہفتے منگنی رکھی گئی۔ اب گھر میں ایک رونق تھی۔ ہر وقت میری بہن کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اماں اب خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا انہیں بیٹی کی شادی سے دلچسپی نہیں۔ جب منگنی کا دن آیا تو ابا نے اعلان کر دیا اسی دن نکاح ہوگا اور رخصتی بھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ سب اچانک سے کیوں، لیکن شاید ابا کو امی کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اس طرح منگنی کے دن ہی نکاح کر کے میری بہن کو دعاؤں کے سہارے رخصت کر دیا گیا۔ سارے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پریشان تھا کہ ایسے شادی کون کرتا ہے، اتنے اچانک سے سب کچھ۔ دوسرے دن ولیمے کی دعوت تھی۔ صبح سے ہم لوگ تیاریوں میں لگے تھے۔ اماں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اور میرے بھائی نے بہت سمجھایا، لیکن ماں نہ مانی۔ شام کو ہم لوگ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ ولیمے کی دعوت ایک بہت بڑے ہوٹل میں تھی اور بہت سے مہمان تھے۔ میری بہن بہت ہی نفیس لہنگے میں اور سلیقے سے کیے گئے میک اپ میں پری لگ رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے اس کی نظروں نے ماں کو تلاش کیا، لیکن پھر مایوس نظروں سے میری طرف دیکھا اور رونے لگی۔ میں نے اور بڑے بھائی نے سمجھایا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ میرا بہنوئی ایک اچھے اخلاق کا سلجھا انسان لگا۔ سب لوگ میری بہن کا بہت خیال رکھ رہے تھے اور ہمارا بھی بہت خیال رکھا۔ میں خوش تھی کہ میری بہن کو اچھے لوگ ملے تھے۔ گھر آ کے بھی اماں کو تسلی دی، انہیں بتایا کہ ان کی خدشات ایسے ہی ہیں، ان کی بیٹی بہت اچھی جگہ بیاہ کر گئی ہے، اس کی خوشی کے لیے دعا کریں۔ ولیمے سے اگلے دن ہی جب میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ گھر آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس دن میری اماں کا موڈ ٹھیک لگ رہا تھا۔ شاید بیٹی کے چہرے پر محبت اور خوشی کے رنگ دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گئی تھیں۔ میری بہن نے بتایا کہ اس کا شوہر بہت اچھا انسان ہے، وہ مطمئن ہے اس رشتے سے۔ ارسل بھائی بھی ہم لوگوں سے ایسے گھل مل گئے جیسے پتہ نہیں کب سے جانتے ہوں۔ بہت دنوں سے جو گھر میں ایک پریشانی کی فضا تھی اب وہ ختم ہو گئی۔ میں نے شکر کیا کہ اماں پہلے کی طرح گھر کے معاملات میں دلچسپی لے رہی تھیں اور ابا سے بھی بات کرنے لگی تھیں۔ کچھ وقت گزرا تو پتہ چلا کہ میری بہن کے سسرال والوں کو کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے اور انہوں نے سارا الزام میری بہن کو دے دیا کہ یہ تو ہی ہے منحوس، جب سے آئی ہے ان کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اور میری بہن جب بھی فون کرتی تو مجھے کہتی کہ ان لوگوں کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نجومیوں اور ستاروں پر یقین رکھتے ہیں، جیسے کوئی کہہ دے اسے ہی حرف آخر سمجھنے والے۔ ہم لوگوں نے یہ سب باتیں اماں سے چھپائی تھیں، انہیں پتہ چلتا تو گھر میں پھر سے ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ لیکن ہم سب میری بہن کے سسرال کے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ پھر وہ منحوس رات بھی آئی جب برستی بارش اور رات کے اندھیرے میں میری بہن کو ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی میری بہن گھر آ کر بیٹھ گئی۔ ہر وقت روتی رہتی اور کہتی کہ سب جو بھی کہتے، لیکن مجھے میرا شوہر منحوس نہ کہتا، مجھے گھر سے نکلنے کا نہ کہتا۔ اب اماں کے ہاتھ پھر سے اپنی بات صحیح ہونے کا ثبوت آ گیا۔ اماں اب اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی، میری بات کسی نے نہیں مانی، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ ابا نے بھی ان لوگوں سے بات کی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ میری بہن ماں بننے والی ہے، اور پھر وہ قیامت ٹوٹی جس نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا۔ میرے بہنوئی نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے ہی نہیں۔ میری بہن پہ بدچلنی کا الزام لگ گیا۔ ابا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ ایک تو دوستی پر جو فخر اور مان تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اور دوسرا بیٹی کا کردار بھی دنیا کی نظر میں مشکوک ہو چکا تھا۔ ابا نے یہ صدمہ اتنا لیا کہ چارپائی پر پڑ گئے اور صحت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ بھائی جس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے وہ یہی کہتا کہ انہیں ذہنی ٹینشن ہے، اور پھر یہی ٹینشن میرے باپ کے دل پر ایسی اثر کر گئی کہ دل نے مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا
और अब्बा हमें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हम लोगों पर क़यामत टूट चुकी थी। सब कुछ इतना गैर यकीनी था कि मुझे बहुत दिनों तक यही लगता था कि अब्बा अभी कहीं से आएंगे और मुझे आवाज़ देकर कहेंगे मैं तो यही हूँ। कुछ लोगों के जाने के बाद ही उनकी कदर आती है। फैसला तो किसी से भी गलत हो सकता है, लेकिन फैसला गलत होने पे अम्मा ने जिस तरह अब्बा को कसूरवार ठहराया था वो ठीक नहीं था। वो तो पहले ही बेटे की हालत देखकर टूट चुके थे, ऊपर से घर वालों की बातें, बाहर जाते तो लोगों की बातें उन्हें मौत के मुंह तक ले गईं। अब्बा के जाने के बाद मेरी बहन के ससुराल वालों ने बेशर्मों की तरह फिर से राब्ता करना चाहा। भाई से माफ़ी भी मांगी कि उनसे गलती हो गई, लेकिन भाई ने धक्के मार के इन लोगों को निकाल दिया और खुला का केस दायर कर दिया। मेरी बहन ने एक बेटी को जन्म दिया जो बिल्कुल अपने बाप की फ़ोटोकॉपी थी, वही नाक नक्शा। मेरी बहन ने अपनी ज़िंदगी को अपनी बेटी तक महदूद कर लिया। अदालत से इसके फैसले के बाद बेटी का खर्च मुकर्रर हो गया जो हर महीने उसके बाप को देना था। इन्हीं दिनों मेरी बहन को धमकियां मिलने लगीं कि अगर कहीं और शादी की तो तुमसे अपनी बेटी को छीन लूँगा। मेरे भाई को पता चला तो इसने कुछ लड़कों के साथ मिलकर एक दिन अरसल की पिटाई कर दी और इतना मारा कि वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। मेरी माँ कहती रही इन घटिया लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। मेरी भांजी अब हमें पहचानने लगी थी। मुझे देखते ही मेरे तरफ लपकती। मैं भी उससे बहुत अटैच हो चुकी थी। यूनी से वापसी पर उसके साथ गुजरा वक्त बहुत बेहतरीन होता। मुझे उसके साथ वक्त गुजार कर बहुत सुकून मिलता था। तभी मेरी माँ की वही कज़न फिर से आई जिसने मेरी बहन का रिश्ता मांगा था और कहने लगी वो अब भी ये रिश्ता जोड़ना चाहती है। माँ बहुत खुश थी, लेकिन मेरे बड़े भाई ने कहा जब अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं होने दिया तो अब आप ये कैसे सोच सकती हैं। भाई ने साफ इनकार कर दिया कि जिस पर हमारे वालिद राज़ी नहीं थे अब वो ये काम नहीं होने देंगे। अम्मा ने भाई से बोलचाल बंद कर दी और कहा कि वो तो है ही नाफरमान। हम सब बहन भाई अम्मा के रवैये से बहुत परेशान थे। इन्हें बड़े बेटे की शादी की कोई फिक्र नहीं थी। वो 35 साल के होने वाले थे, लेकिन अम्मा ने कभी ये नहीं कहा था कि उसकी शादी के लिए वो कोई कोशिश कर रही हैं। अब मैंने और मेरी बहन ने अम्मा से चोरी रिश्ते करवाने वाली से बात की और उसे कहा कि वो अपने तौर पर अम्मा से बात करे, हमारा नाम ना आए। भाई अब घर कम आने लगा था। जब आता तो अम्मा के ताने शुरू हो जाते। इसी टेंशन का असर मेरे छोटे भाई की तालीम पर पड़ा था। मैट्रिक में उसकी 2 सप्लियाँ आ गईं। वो अच्छा ज़हीन स्टूडेंट था, लेकिन घर की परेशानी को सर पर सवार कर लिया था उसने। मैं अब उसे खुद तैयारी करवा रही थी। उसे याद दिलाया कि अब्बा किस मुकाम पर देखना चाहते थे। वो अभी से हिम्मत नहीं हार सकता। मेरी और मेरे भाई की मेहनत थी। उसने मैट्रिक क्लियर कर लिया और वो आगे पढ़ने में बहुत सीरियस था और बहुत मेहनत कर रहा था। एक दिन कपड़े धोते हुए मुझे अपने भाई के कपड़ों में से एक कागज़ मिला जिसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। ये 2 दिन पहले किए गए निकाह का सबूत था। निकाहनामा देखते ही मैं समझ चुकी थी कि एक और फैसला महंगा पड़ने वाला था। पहले ही घर में जो कशीदगी चल रही थी, अब भाई के इस फैसले ने मज़ीद बढ़ा देनी थी। मैंने निकाहनामा अलमारी में छुपा दिया और जल्दी से कमरे से निकल आई। मैं नहीं चाहती थी घर में किसी को या भाई को ही पता चले कि मैं उनके निकाह के बारे में जानती हूँ। लेकिन इस रात मैं सो नहीं सकी कि भाई के इस फैसले ने घर में एक हंगामा कर देना था। अम्मा तो अब्बा के होते हुए हमारे नहीं सुन रही थी, तो अब तो अब्बा भी नहीं थे जो हमारी साइड लेते। कुछ दिन बाद एक जगह भाई ने मेरी बहन के रिश्ते की बात चला दी। वो लोग आए तो उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। अम्मा ने फिर से हंगामा कर दिया कि तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी सामने आने की। भाई ने कहा कि निमरा का भी तो कहीं करना ही है, तो क्या हर्ज है अगर निमरा कहीं कर देते हैं। लेकिन अम्मा ने कहा कि पहले बड़ी को इसके घर का करो, निमरा की और तुम्हारी शादी में एक साथ करूँगी। भाई घबरा गए और बोले कि इनका शादी का इरादा नहीं। अम्मा ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है, वो लोग अगले हफ्ते आएंगे तुम्हें देखने। भाई का रंग उड़ गया। मैंने देखा भाई को कितनी देर समझ नहीं आई कि क्या कहें। इस रिश्ते के लिए भाई ने बहुत कहा कि निमरा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस लड़के को वो अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ा लिखा और सुलझा इंसान है, जॉब भी है। लेकिन अम्मा की जिद में की गई ना हाँ में ना बदली और भाई ने भी शादी से मना कर दिया। इस दिन मेरा बीए का पेपर था। मैं घर वापस जा रही थी जब एक लड़के ने मुझे आवाज़ दी।
मैंने हैरानी से पीछे पलट कर देखा। मेरा नाम वो कैसे जानता था जो अब मेरी तरफ आ रहा था। कहने लगा, तुमसे एक बात करनी है, कुछ वक्त चाहिए। मैं इतनी पागल तो नहीं थी कि किसी अजनबी के साथ यूं ही चल पड़ती, जबकि मैंने तो इसे देखा भी पहली बार था। कहने लगा, मैं अरसलान हूँ, तुम्हारे भाई का दोस्त और इसके निकाह का गवाह भी। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा, होगा तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। कहने लगा, कहीं बैठकर बात नहीं हो सकती, बहुत ज़रूरी बात है। मैं इसके साथ चलने लगी और एक जगह बैठकर इसने बात शुरू की। उसने बताया कि जिस लड़की से भाई निकाह करके आए हैं वो इसी लड़के की कज़न है और इस लड़की के घर वालों की शर्त थी कि अगर तुम्हारे भाई को शादी करनी है तो इसके बदले अपनी बहन का रिश्ता देना होगा मेरे लिए। तो जब रिश्ता भेजा तो तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया। अब इस लड़की के अब्बा, जो कि मेरे मामू हैं, वो इस वक्त तक रुखसत नहीं करेंगे जब तक तुम लोग हमारी शर्त पूरी नहीं करोगे। अब जब मुझे पता चल ही गया है कि जिससे तुम्हारा भाई मेरी शादी करवाने वाला था वो तलाक याफ्ता भी है और उसकी एक बच्ची भी है, तो मैं तो ये शादी करूँगा नहीं। फिर मुझे पता चला कि इसकी एक छोटी बहन है जो इस कॉलेज में पढ़ती है, तो मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया और तुमसे बात करने का सोचा। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें अगर अपने भाई का घर बसाना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं इसका मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं हैरान थी, मेरा भाई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था। कैसे लोगों से रिश्तेदारी जोड़ ली थी जो पहले ही ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो बात भी करनी है भाई से करो, और वहाँ से आ गई। बहुत दिनों तक मैं परेशान रही, पता नहीं अब और क्या होना बाकी रहता था। अम्मा अब रोज़ कहीं ना कहीं भाई के रिश्ते के लिए जाने लगी। जल्द अज जल्द अब भाई की शादी का इरादा कर चुकी थी। मैंने भाई से बात की और उन्हें बताया कि मैं उनके निकाह के बारे में जानती हूँ। पहले तो हैरान हुए, फिर मान गए। हाँ, वो निकाह कर चुके हैं, लेकिन भाई ने इस शर्त के बारे में मुझे नहीं बताया था जिस पर उनकी शादी हुई थी। इसलिए मैंने भी इस लड़के का जिक्र नहीं किया जो मुझसे मिलने कॉलेज पहुंच गया था। मैं चाहती थी भाई खुद मुझसे शेयर करें हर बात, लेकिन शायद हम घर वालों में इतने फासले बढ़ चुके थे कि हम लोग एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। मेरी बहन ने एक स्कूल में जॉब कर ली, अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ कर लिया। शाम में बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी। मेरी भांजी 2 साल की हो गई थी। वो बहुत प्यारी थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। मेरी बहन को इसकी बात पे भी बहुत परेशानी थी। यहाँ कोई बताता इसी डॉक्टर के पास ले जाते, लेकिन सब यही कहते कि वो पैदाइशी गूंगी है। हम सब बहुत परेशान थे, बेटी और फिर ऊपर से ये कमज़ोरी। कल को इसके लिए बहुत परेशानी बनने वाली थी। अम्मा की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी और भाई भी अपनी खुफिया शादी से शदीद परेशान थे। इन्हीं दिनों इनके ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें अब बेटी को रुखसत करना है। अब भाई के लिए मज़ीद मुश्किल था वो इस रिश्ते को छुपाते। एक दिन उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को बुलवाया और कहा कि इस मुश्किल से कैसे निकलूं। मेरी बहन ये सब पहले से जानती नहीं थी, इसलिए उसने हैरानी से मुझे देखा और पूछा कि क्या तुम जानती थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मेरी बहन नाराज़ हो गई कि मैंने उससे क्यों छुपाया और उसने अम्मा को सब कुछ बता दिया। अम्मा ने उस दिन वो हंगामा किया कि मोहल्ले की औरतें जमा हो गईं कि पता नहीं क्या हो गया है। एक हमसाई ने कहा कि तुम ही कोई समझदारी से काम लेती, बेटे की उम्र थी शादी की, लेकिन तुमने इस पर तवज्जो नहीं दी। तो इसकी कमाई खानी थी, इसलिए इसकी शादी नहीं कर रही थी। अब अगर उसने कर ही ली है तो उसे कबूल करो। कुछ लड़के तो शादी करके बीवी घर ला कर बताते हैं कि शादी कर ली। इसने तो तुमसे डर की वजह से इस बात को छुपा के रखा। अम्मा ने समसाई से भी झगड़ा शुरू कर दिया कि हमारे घर का मसला है, तुम कौन होती हो हमारे मामले में बोलने वाली। मैंने और मेरे छोटे भाई ने बड़ी मुश्किल से अम्मा को काबू किया। अम्मा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। अगले दिन भाई इस लड़की को घर ले आए। शायद वजह यही थी कि वो जानते थे जितना हंगामा कल हो चुका है उससे ज़्यादा क्या होगा। अम्मा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, भाई से बोलचाल बंद कर दी। मैंने और मेरी बहन ने अपनी भाभी को अच्छे से वेलकम किया। हम दोनों बहनें ये नहीं चाहती थी कि हमारे भाई को लगे कि उनकी खुशी में उनके सब घर वाले ही खुश नहीं हैं। भाभी बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। उसने अम्मा से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने उसे कहा कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे सामने मत आना। तुम जैसे घर से भागी लड़की को मैं बहू नहीं बना सकती। और यही अम्मा के अल्फाज मेरे लिए बर्बादी ले आए।
मेरी भाभी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो घर के कामों में दिलचस्पी लेती। हमारे साथ उसका रवैया बहुत अच्छा था। मैं मुतमईन थी कि भाई का फैसला सही है, लेकिन मुझे परेशानी इस शर्त की भी थी जो पता नहीं अब किन शराइत पर खामोश थी। एक दिन भाभी ने कहा वो मुझे कहीं बाहर ले जाना चाहती हैं, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। मैं फौरन तैयार हो गई। काफ़ी दिनों से मैं भी कहीं नहीं जा सकी थी। सोचा कि थोड़ा जहन फ्रेश हो जाएगा, इसीलिए उनकी बात मान ली और भाभी के साथ होटल खाना खाने गई। लेकिन जब वापस लौटी तो मोहल्ले की औरतों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये किसी लड़के के साथ थी। अम्मा ने मुझे थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया कि तुम इस बेशर्म के साथ रहकर वैसी ही आज़ाद हो गई हो। मैं कहती रही कि मैं भाभी के साथ थी, लेकिन मेरे पांव तले से ज़मीन जब निकली जब भाभी ने भी मना कर दिया कि मैं इनके साथ नहीं थी। भाई ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और बात करना बंद कर दी। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। मैं रोज़ सबको वजाहतें देती, रोज़ कहती कि मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरी बात को सच न समझता। आखिर सब फैसले के लिए मुझे मोहल्ले की दाई के पास ले गए तो उसने मेरे हाथ में नमक दिया और बोली इसे अपनी भाभी को खिला दे। लेकिन ये सुनते भाभी डर गई, मना करने लगी। लेकिन मैंने उन्हें जैसे ही खिलाया मुझ पर आसमान टूट पड़ा कि भाभी तो खुद रोने लगी थी और कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। इस नमक में जहर है, जो झूठ बोलता है मर जाता है। मैं झूठ बोलकर मरना नहीं चाहती। भाभी ने सबको बताया कि उसने झूठ बोला था, जबकि निमरा तो मेरे साथ ही थी और कोई लड़का भी नहीं था। सारी बात मैंने ही मोहल्ले की औरतों में मशहूर की थी। मैं चाहती थी सब इसे बदचलन लड़की कहें और इसका कहीं रिश्ता ना हो। इसकी शादी उसी दी गई शर्त के मुताबिक मेरे कज़न से हो जाए। भाई ने भाभी को थप्पड़ मारा और कहा मैं पछता रहा हूँ कि तुमसे शादी के चक्कर में मैंने इस शर्त को मान लिया। तुम्हारा तो ख़ानदान ही घटिया है। तुम लोगों से रिश्तेदारी करनी नहीं चाहिए थी। मेरी अक्ल पर पर्दे पड़ गए जो तुम जैसी लड़की की खातिर अपनी माँ को भी नाराज़ किया। अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से सारा मोहल्ला मेरी बहन पर तोहमत लगा रहा है। भाभी चली गई थी। इनके जाने के बाद इसके वालिदैन हमारे घर आए और माफ़ी मांगी कि हमारी बेटी से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दें। अम्मा ने कहा कि ना वो इस रिश्ते के हक़ में थी, ना अब वो कोई फ़ैसला करेंगी। जिसने रिश्ता तुम जैसों से जोड़ा उसी से बात करो। भाभी की माँ बैठी रोती रही। मेरी बहन ने उन्हें तसल्ली दी, फ़िलहाल भाई गुस्से में है, कुछ वक्त दें फिर सब ठीक हो जाएगा। भाभी के जाने से भाई बहुत परेशान था। न घर आता, न घर पर किसी से बात करता। मैं जानती थी सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। भाभी ने अच्छा नहीं किया था। गलती हर इंसान से हो जाती है। और फिर भाभी ने सब तस्लीम भी कर लिया। मैंने भाई से बात की कि वो अपना घर ख़राब ना करें। पहले ही हमारी बहन का घर टूट चुका था। सारे ख़ानदान में ये बातें हो रही थीं कि इनकी माँ की वजह से बच्चों के घर नहीं बस रहे। मैंने भाई को बहुत समझाया। उन्हें कहा मुझे एतराज़ नहीं, मुझ पे भाभी ने इल्ज़ाम लगाया, मैं ही माफ़ कर रही हूँ, आप भाभी को वापस ले आएं। भाई ने कहा इस बार वो तब तक ये फैसला नहीं करेंगे जब तक माँ इस रिश्ते को मान नहीं लेती। अगर वो कहेंगी तो वो अपनी बीवी को वापस ले आएंगे, नहीं तो वो तलाक दे देंगे। मैं परेशान हो गई और अपनी बहन को सारी बात बताई। उसने कहा हम दोनों अम्मा को समझाएंगे, लेकिन इसकी नौबत ही ना आई। अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भाई अम्मा को लेके हॉस्पिटल भागे। सारी रात अस्पताल में गुजर गई। सुबह होते ही भाई का फ़ोन आया कि अम्मा का ऑपरेशन है और डॉक्टर ज़्यादा उम्मीद नहीं दिला रहे। हम सब बहुत परेशान थे। अब्बा के बाद माँ ही तो थी और कौन था अब हमारे पास। भाभी भी हॉस्पिटल आ गई और अम्मा के साथ ही अस्पताल में रही जब तक अम्मा दाखिल रहीं। एक हफ्ते बाद डॉक्टर्स ने अम्मा को घर जाने की इजाज़त दे दी। अम्मा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, अब तो बोलती भी मुश्किल से ही थी। हम सब अम्मा का बहुत ख्याल रखते और दुआएं कर रहे थे। ख़ानदान में जैसे पता चला वही अयादत को आ रहे थे। मामू और उनकी फैमिली भी जैसे ही पता चले पहुंच गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अम्मा अपने भाई से बातें कर रही थी। हम लोग बहुत खुश थे। अब अम्मा की तबीयत बहुत बेहतर है, लेकिन किसी को पता था कि वो तो हमेशा के लिए जाने वाली हैं। सुबह अम्मा को आवाज़ें देते रहे, लेकिन वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। अब्बा के बाद माँ भी छोड़ गई थी। घर खाली हो गया, हर खुशी छिन गई। घर में ताज़ियत को आने जाने वालों का रश रहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग वापस जाने लगे। अम्मा को गए 10 दिन हो गए थे। मुझे कुछ होश नहीं था।
भाभी हम सबको संभाल रही थीं। वक्त का काम है गुजरना, और ये कब किसी की खुशी या गम के लिए रुकता है। अम्मा को गए 6 माह हो गए थे जब एक दिन मामू का बेटा एहसन आया और मुझे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ इस पे उसका जवाब तो मेरे भाई दे सकते हैं। उसने कहा कि अगर तुम हाँ कर दो तो मैं भाई से पूछ लूँगा। मैं कैसे कुछ कहती, हालांकि मैं हैरान थी। जिसे मैंने बचपन से चाहा था, लेकिन कभी भी ज़ुबान तक ये बात नहीं लाई थी, कभी खुद से कोशिश भी नहीं की थी उसे बताने की। आज वो खुद मेरे सामने बैठा था। मोहब्बत सच्ची थी मेरी, यह जज्बात की हिद्दत थी। मेरे दिल की आवाज़ इस इंसान तक अल्लाह ने पहुंचा दी। 10 साल से जो शख्स मेरा ख्वाब था वो मेरे सामने ताबीर की सूरत में था, लेकिन मैं जो इसे इतने साल से बता नहीं सकी थी, इस वक्त कैसे कहती। मुझे तो ख्वाब भी इसी के देखने की आदत है। मैंने कहा भाई से बात करो, अगर मान जाएं तो मुझे एतराज़ नहीं। और फिर एहसन ने भाई से बात की। भाई खुश थे कि चलो इसी बहाने अपनों से रिश्ता और मजबूत हो जाना था, इसीलिए हाँ कर दी। और फिर मैं निमरा एहसन बन के उसके घर आ गई। मेरे 2 बच्चे हैं, भाई की औलाद नहीं है। एक बेटी मैंने भाई की गोद में दे दी थी जब वो पैदा हुई थी, वो अब उनकी बेटी है। मैं ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, लेकिन माँ बाप साथ नहीं हैं, यही कमी बहुत तकलीफ दे है।